हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मिजोरम। पिछली वीडियो में हमने एक मिस्टेक कर दी थी। जो शिलोंग अकॉर्ड समझौता हुआ था 1975 में जेड फ्यूजे और भारत सरकार के बीच में हुआ था, उसे मैंने जेड यूरे बोल दिया था। सॉरी, उससे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। मिजोरम की बात करें तो ये पहला राज्य है जो उग्रवाद से शांति और शांति से फिर असुरक्षा की ओर अग्रसर हुआ। मिजो भारत ये मिजो क्या करते हैं, भारत में आने का विरोध करते हैं। इसमें मिशनरी लोग, यहाँ मिजो में जो लोग ज्यादा थे वो मिशनरी ही रहते थे। 1960 में मौतम या अकाल का दौर था। मौतम से जब मृत्यु हो रही थी तब भारत सरकार ने इनके लिए कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई। इससे मिजो लोगों का गुस्सा बढ़ गया। असमिया भाषा को राजभाषा का दर्जा, जबकि मिजो को कोई भाषा नहीं दिया गया। MNF मिजो नेशनल फ्रंट 1966-67 में इसको बनाया गया। नेता इसका लालडेंगा अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं और ये मिजोरम पहला राज्य बना जिस पर एयर स्ट्राइक कराई गई थी उस समय की सरकार के द्वारा। 1970 की परिस्थितियां बदली। बांग्लादेश का क्योंकि सपोर्ट बंद हो गया था, अब क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान न रहकर वो एक देश बन गया था बांग्लादेश। इंदिरा गांधी ने इनसे बातचीत की। 1972 में यूटीज बनाया, यूनियन टेरिटरी। टी सोले पादरी थे। इन्होंने राजीव गांधी के साथ 1986 में मिजो नेशनल फ्रंट पॉलिटिकल बॉडी के साथ क्या कर लिया, समझौता कर लिया। इन्होंने टी सोले ने वहां के युवाओं को, मिशनरियों को, महिलाओं को साथ में लाकर ये समझौता कराया। लंथनवाला सत्ता को त्याग कर लालडेंगा को वहां का सीएम बनाया गया। मिजो पीस मॉडल में 4 चीजें देखने के लिए मिलती हैं: राजनीतिक समझ या फिर पॉलिटिकल विजडम, कंप्यूटर क्रांति, पंचायती राज, ये सभी राजीव गांधी के द्वारा लाया गया था। राजनीतिक त्याग, पॉलिटिकल सेक्रीफाइस की बात की जाती है। राजनीतिक नेतृत्व या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल सपोर्ट, महिलाओं, सिविल सोसाइटी, युवाओं, मिशनरियों को आगे बढ़ाना। जिस तरह से लंथनवाला ने अपनी सत्ता को त्याग दिया, वाकई ही बहुत बड़ा ये सेक्रीफाइस था। राजनीतिक जो त्याग किया उन्होंने वो प्रशंसनीय है। असुरक्षा की बात करें, क्योंकि यहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग, अलगाववादी, देशज अधिकार कानून 2015 से पारित, हमरम या फिर अलग राज्य की जो ये मांग है। और मिजोरम में ब्रू संकट देखने के लिए मिलता है। ब्रू प्रत्यार्पण, ये ब्रू की वापसी 2019-20 में इसको लाया गया। इसके लिए कानून। ब्रू जनजाति या ट्राइब मिजोरम में, दरअसल में ये जो ब्रू ट्राइब्स हैं ये मिजोरम की है। त्रिपुरा में रियांग सेकंड लार्जेस्ट जनजाति में कंसिडर की जाती है। 5 लाख से ज्यादा इनकी जनसंख्या है रियांग की। वर्ष 1995 में मिजो जनजाति के द्वारा एक विरोध शुरू किया गया। कोलासिब, मोमीत, ये इनके जिले हैं जहां पर ये क्या रहते थे, मिजोरम में ये लोग रहते थे। ब्रू जनजाति कोलासिब में और मोमीत जिलों में ये रहते थे। ये विरोध यंग मिजो एसोसिएशन, मिजो स्टूडेंट यूनियन के द्वारा किया गया। ब्रू मिजो ये मिजोरम के स्थायी निवासी नहीं हैं। ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट अपनी ब्रू सुरक्षा आउटफिट की बात करते हैं। ब्रू नेशनल यूनियन पॉलिटिकल विंग है। ब्रू अधिकार की बात करता था। 1997 में मिजो फॉरेस्ट गार्ड की हत्या कर दी गई। कोलासिब में 41 गांवों, 14,000 घरों को जला दिया गया। कोलासिब और मोमीत में 41 गांवों और 14,000 घरों को जला दिया जाता है और लगभग 50,000 लोगों के द्वारा इस हिंसा से प्रभावित होकर 1997 में कोलासिब, मोमीत जिलों के जो मिजो लोग हैं वो त्रिपुरा चले जाते हैं। नॉर्दर्न त्रिपुरा जिले में कंचनपुर या फिर पनीसागर में ये लोग क्या लेते हैं, वहां पर शरण लेते हैं। फिर 6 ब्रू कैंप चलाए जाते हैं जिनमें 37,000 लोगों को रखा जाता है। ब्रू प्रत्यार्पण की संधि चलती है। मणिक सरकार ने गुड गवर्नेंस का जो मॉडल दिया है उसको फॉलो किया गया। 2009 में ब्रू प्रत्यार्पण रोड मैप की शुरुआत होती है। 2009 में 8 चरणों में
2009 से 2018 तक 8 चरणों में इनकी प्रत्यार्पण के लिए जो बात की गई थी उन सभी पर बात की जाती है। 5000 लोग मिजोरम जाते हैं व वापस त्रिपुरा लौट आते हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा नहीं है। 9th फेज में जो लाता है 2019 में, उसमें 210 लोगों को लाया गया। MBDPF मिजो ब्रू डिस्प्लेस्ड ऑफ पीपल फोरम को लाया गया। इस फोरम के साथ भारत सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहला समझौता 2019 4 पार्टी एग्रीमेंट किया गया था। इसमें 4 पार्टी एग्रीमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, त्रिपुरा गवर्नमेंट, मिजोरम गवर्नमेंट और MBDPF वही है मिजो ब्रू डिस्प्लेस्ड ऑफ पीपल फोरम। 32,876 कुछ लोग उनको वापस भेजा जाएगा। वापस भेजने के बाद 435 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा कि अब आप लोग मिजोरम में रहो। इस पैकेज के तहत प्रति व्यक्ति 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। 3 साल वहां लगातार रहने के बाद मिलेंगे। इनको घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की सहायता की जाएगी। 2 साल तक फ्री राशन दिया जाएगा और इसके अलावा 3,000 रुपए की 2 साल तक हर महीने दिए जाएंगे। 5,000 रुपए भी 2 साल तक हर महीने दिए जाएंगे। फॉरम पहले समझौते से बाहर चला जाता है कि हमारी सुरक्षा की कोई बात नहीं है। डिमार्केट व लैंड वेरीफाई नहीं कहीं में जो बाहुल्य क्षेत्र तो नहीं, ये क्लियर नहीं किया गया। आपने यह नहीं बताया कि हम सबको एक साथ बसाएंगे या अलग। यदि हमें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया तो मिजो लोग हमारा नरसंहार कर देंगे। यदि हम मिजोरम जा भी रहे हैं तो हमें 6th अनुसूची के तहत एक ऑटोनोमस काउंसिल दे दी जाए। 5 लाख रुपए तुरंत दे दो। ये एग्रीमेंट फेल हो गया। फिर दूसरा एग्रीमेंट होता है 2020 में 4 पार्टी एग्रीमेंट होता है। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट, त्रिपुरा गवर्नमेंट, मिजोरम गवर्नमेंट, MBDPF या फिर मिजो ब्रू डिस्प्लेस्ड ऑफ पीपल फोरम के बीच होता है। इसमें 435 करोड़ रुपए की जगह 600 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। अब मिजोरम में नहीं बसाया जाएगा, अब त्रिपुरा में ही बसाया जाएगा। 4 लाख रुपए 2 साल में FD के रूप में मिल जाएंगे। दो साल तक 5,000 रुपए मिलते रहेंगे। इसमें कुछ अलग से प्रावधान किए गए। मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए मिलते रहेंगे। 40 बाई 30 का एक प्लॉट सरकार द्वारा दिया जाएगा। 2 साल तक राशन भी मिलता रहेगा फ्री। क्योंकि मिजो के लोग तैयार नहीं थे, जबकि त्रिपुरा के लोग ब्रू जनजाति को अपनाने के लिए तैयार थे। त्रिपुरा की इच्छा से होने वाला निर्णय है। ये किसी भी स्टेट पर सबसे बड़ी बात है कि थोपा नहीं गया है। ब्रू जनजाति को त्रिपुरा ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो वहीं पर रह सकते हैं और ये अच्छी भी बात है। वहाँ के लोगों की भी, उनकी भी सहमति के तहत उन्हें भी, ब्रू जनजाति को भी कोई दिक्कत नहीं है और त्रिपुरा के लोगों को भी दिक्कत नहीं है। तो दोनों को साथ में बसा दिया गया है। लेकिन इसका कुछ विरोध भी कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को विस्थापित करने वाली ताकत इस निर्णय से प्रबल हो सकती है। इनके यहाँ बस जाने के बाद त्रिपुरा में आंतरिक जनजाति विवाद और बढ़ सकता है, क्योंकि इनके जुड़ने के बाद रेंगवा जनजाति हो जाएगी। इनका मूल जनजाति के साथ संघर्ष हो सकता है। मणिपुर की बात करें तो ज्वेल ऑफ इंडिया या भारत का मोती कहा जाता है। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया या ड्यू टू ब्यूटी मणिपुर को कहा जाता है। मिनरल फॉरेस्ट रिच, ऑयल एंड नेचुरल गैस, हाइड्रल पावर, इन सभी से रिच है मणिपुर। पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा अच्छा है मणिपुर स्टेट। संपन्न है। नॉर्थ ईस्ट संसाधन भी बहुत ज्यादा है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट विपन्न क्यों है? जब इतनी यहाँ पर रिसोर्स हैं तो फिर ये विपन्न क्यों रह गए? तो इसके भी अपने रीजन है, देखेंगे। मणिपुर विकासात्मक वंचना यहाँ पर देखी गई, क्योंकि यहाँ के जो रिसोर्स है वो यहाँ के लोगों को यूज ही नहीं करने होते। वो लोग बाहर से आते हैं, बाहर वाले लोग ले जाते हैं यहाँ के रिसोर्स और यूज वो करते हैं।
इनको यहाँ एम्प्लॉय की बहुत ज्यादा दिक्कत है। जनजातीय आंतरिक संघर्ष यहाँ बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। 1949 में मणिपुर रियासत को भारत में विलय कर दिया गया, इसे असम राज्य का हिस्सा बनाया गया। इस विलय का विरोध भी मणिपुर के लोगों ने लंबे समय तक किया। मणिपुर मैती डायनेसिटी मिलती थी। मैती आरबीसी मैती मुस्लिमवाद में इनमें से वैष्णव में भी कन्वर्ट हुए तो वे मैती हिंदू कहलाए। तो यहाँ मैती राजवंश का शासन था और इसका विलय जब भारत में किया गया तो इसका लोगों ने विरोध किया। आगे चलकर मणिपुर का राज्य दो हिस्सों में बंट गया। एक घाटी क्षेत्र जहां मैती बहुसंख्यक रहते थे, जिनकी जनसंख्या 65% पहाड़ी क्षेत्र पर रहते थे, नागा 18% व कुकी 15%। मैती जनजाति है वो 65% है, जबकि नागा 18%, कुकी 15%। मैती जनजाति को जनजाति का दर्जा नहीं मिला हुआ, ना ही उसको मैती को आरक्षण मिलता है, जबकि कुकी और नागा को जनजाति का दर्जा भी, ट्राइब का दर्जा भी मिलता है, आरक्षण भी मिलता है और इनर लाइन परमिट भी है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मणिपुर की आंतरिक अशांति का कारण विकासात्मक वंचना से ज्यादा वहां जनजातीय विभाजन है। बात सही भी है कि जनजातीय इतना विभाजन है बहुत ज्यादा। स्थानीय अधिकार लागू हैं, लैंड राइट्स लागू हैं, यानी मैती समुदाय के लोग नागा कुकी पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन नागा कुकी मैदानी भागों में आकर जमीन खरीद सकते हैं। यानी न सिर्फ ट्राइबल का दर्जा देने में भेदभाव है, बल्कि इनके अधिकारों में भी अंतर किया गया है। मणिपुर का संकट मैती समुदाय की अनदेखी है जो बहुसंख्यक है। जैसा कि भारत के संदर्भ में कहते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए बहुसंख्यक हिंदुओं को ताक पर रख दिया गया। अम्बेतेश्वर पीपल्स आर्मी का गठन किया। अम्बेतेश्वर ने पीपल्स आर्मी का गठन किया, जो मणिपुर का सबसे कुख्यात आतंकी संगठन होगा आगे चलकर। ठीक है। नागा व कुकी समुदाय क्रिश्चियन है, जबकि मैती समुदाय में हिंदू, मुस्लिम व बाकी सभी आते हैं। जनजातियों की आपसी लड़ाई, तो कुकी लैंड मांग रहा है, नागा लैंड मांग रहा है। दोनों के लिए एक ही है, दोनों के जिले एक ही हैं, तो कैसे दे देंगे? कुकी वाले कुकी लैंड मांग रहे हैं, नागा वाले नागा लैंड मांग रहे हैं, लेकिन दोनों जनजातियों के जिले एक ही हैं, तो कैसे डिवाइड करें? स्टेट अलग अलग नहीं दे सकते। हाल के दिनों 5 सालों में यहाँ असंतोष तेजी से उभरा है। हाल के दिनों में 5 सालों में यहाँ असंतोष बहुत तेजी से उभर रहा है। फर्स्ट है इनर लाइन परमिट का मामला। मणिपुर राज्य का कहना था कि आपने बहुत सारे राज्यों को इनर लाइन परमिट दिया हुआ है, आपने अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम को दिया हुआ है, तो हमें भी दे दो भाई, क्या दिक्कत है? जब आपने अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम को दिया हुआ है तो हमें भी दो, मणिपुर वाले बोल रहे हैं। 2016 में आर्थिक नोटबंदी की समस्या भी देखी गई। मणिपुर विधानसभा ने एक बिल पारित किया, 7 नए जिलों का निर्माण कर दिया। उनमें से 5 नागा बाहुल्य जिले थे। नए जिलों के विरोध में नेशनल हाईवे 2 और 37, जिससे वहां आने वाली रसद वगैरह सब रुक गई और वो भारत में आइसोलेटेड या फिर विलग हो गया। इसे ही आर्थिक नाकेबंदी कहा गया। 2016 में आर्थिक नाकेबंदी की समस्या है वो, ठीक है, नोटबंदी नहीं। यह समय समय पर होती रहती है। मणिपुर में इस समय सबसे ज्यादा आतंकी गुट या समुदाय काम कर रहे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ टेरर गुट और मणिपुर में बढ़ते हुए आतंकी संगठनों की संख्या को देखते हुए ही यहाँ पर आस्फा लगाया गया और इसी आस्फा की कहानी मणिपुर की एक महिला के चेहरे में दिखती है, जिनका नाम है इसेम शर्मिला, जिन्होंने 2000 से 2016 तक लगातार आमरण अनशन किया। मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों से आस्फा को हटाने के लिए यूएलएफ, यूनाइटेड लिबरल फ्रंट 1900 ऑफ मणिपुर,
यूनाइटेड लिबरल फ्रंट ऑफ मणिपुर। 1964 विलय का विरोध किया, मणिपुर के विलय का क्योंकि विरोध किया था, इन्होंने अलग राष्ट्र की मांग की थी। पीएलए पीपल लिबरेशन आर्मी 1978, एम विश्वेश्वर नेता थे इनके, सबसे बड़ा आतंकी संगठन बना, ये चाइना का इनको सपोर्ट था। एनएससीएन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल नागालैंड मणिपुर को नागालैंड में जोड़ने के लिए प्रयासरत है। यूएनसी यूनियन नागालैंड काउंसिल, ये पॉलिटिकल आउटफिट बनकर इसमें क्या हुआ है, उभरा है। अब आते हैं कुकी नेशनल फ्रंट। कुकीलैंड कुकी राज्य का कुकीलैंड जो है वो कुकी समुदाय जो वो कुकीलैंड की मांग कर रहा है। 1987 में इसको आतंकी संगठन घोषित किया गया था। कुकी जेलिम गांव कुकी राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है। असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, म्यांमार में सासिंग, बांग्लादेश में चिटगांव पहाड़ी। इसने कहा कि कुकी राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, म्यांमार में सासिंग, बांग्लादेश में चिटगांव पहाड़ी, ये इनके क्षेत्र हैं कि हम इन सबको मिलाकर क्या बनाएंगे, कुकी राष्ट्र बनाएंगे या कुकी लैंड बनाएंगे। सोशल जस्टिस की बात की जाती है। कांगलोई येलो कन्नालूप, ये सोशल जस्टिस की बात करते हैं। मणिपुर में भ्रष्टाचार, ड्रग ट्रैफिकिंग की सजा, यह भी एक हिंसात्मक संगठन है। नागा और कुकी के अधिकार मैती के लिए संकट है। नागा कुकी एक ही क्षेत्र को अपने राज्य में बनाना चाहते हैं। नागा और कुकी ये चाहते हैं कि अलग राज्य बन जाए, लेकिन मैती समुदाय का कहना है कि मणिपुर का विभाजन हमारी लाश पर से होगा। वो ट्राइबल इंटीग्रिटी की बात करते हैं क्योंकि उनको डर है कि यदि अलग राज्य का निर्माण होता है तो मैती बहुसंख्यक की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, और इसीलिए भी मणिपुर का संकट धीरे धीरे गहराता जा रहा है। इनलाइन परमिट एक आंतरिक यात्रा दस्तावेज के तौर पर है, ये इनलाइन ट्रेवल के तौर पर है कि जिसे ब्रिटिश द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सुरक्षित रखने के लिए चलाया गया था। आजादी के बाद भी हमने इनरलाइन परमिट को जारी रखा है, और इनरलाइन परमिट को 4 जगहों पर आपको दिखाई देता है। पहले इनरलाइन परमिट जो दिखाई देता था अरुणाचल प्रदेश में, दूसरा नागालैंड में, तीसरा मिजोरम में और अब चौथा मणिपुर में। 2018 में मणिपुर ने भी इनरलाइन परमिट का बिल पास कर लिया है, या मणिपुर में भी इनरलाइन परमिट की अनुमति मिल गई है। मैदानी लोग मांग रहे थे इनरलाइन परमिट, जबकि वैली या पर्वतीय लोग इस मांग का विरोध कर रहे थे, और लगभग 1.5 साल तक ये बिल पेंडिंग या रुका रहा राष्ट्रपति के पास, लेकिन अंततः राष्ट्रपति ने इस बिल को अनुमति दे दी है, और मणिपुर अब दिसंबर 2019 में ये अनुमति मिली है, और मणिपुर चौथा राज्य बना है जिसके पास इनरलाइन परमिट का अधिकार है। 1873 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के तहत लाया गया एक कानून था, जिसका उद्देश्य था कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, क्षेत्रीय संप्रभुता और सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखा जा सके। लेकिन इसके पीछे अंग्रेजों का षड्यंत्र था कि उनको यह लगता था कि भारत की मुख्य धारा में लोग की यहाँ के तेल, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट कि इनको आकर के प्रोटेक्ट ना कर ले, तो इनको हमारी परमिशन से हो, हमारी जानकारी से हो, यहाँ अंदर जाने से पहले अनुमति होनी चाहिए। तो अंग्रेजों ने आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 पारित किया था। यही एक्ट आजादी के बाद इनरलाइन परमिट में बदल जाता है। इनरलाइन परमिट भारतीयों के लिए है। संरक्षित क्षेत्र परमिट विदेशियों के लिए आता है। इनरलाइन परमिट तो भारतीयों के लिए होता है, संरक्षित क्षेत्र परमिट ये विदेशों के लिए होता है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान
ये विदेशी जो पर्यटक आते हैं, ये घूमते हैं, तो इनको संरक्षित क्षेत्र परमिट दिया जाता है। इनर लाइन परमिट राज्यों को सीए से बाहर कर दिया, अन्यथा इसमें विवाद हो जाता। 2015 में त्रिपुरा से हटाया, आशफा कानून हटाया, अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों से और मेघालय से भी आशफा कानून को हटा लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट में असंतोष के कारण शांत अशांत, तो शांत स्टेट की बात करें तो मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से अब आशफा को हटा लिया गया है। असम असंतोष अशांत राज्यों में देखेंगे असम, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर को। इसमें काफी सारे पॉलिटिकल इश्यू भी हैं, लेकिन अगर हम त्रिपुरा का पीस मॉडल एक्ट लाएं, तो मिजो पीस मॉडल एक्ट लाएं, तो आई थिंक उससे हम कर सकते हैं और त्रिपुरा को भी हम इसमें ला सकते हैं कि त्रिपुरा ने जिस तरह से ब्रू संकट को सॉर्ट आउट किया है, तो इस तरह से हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों की केस स्टडी को देखेंगे, उसको हम ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।